अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट जिस तरह अभी हमारी क्लास में बिगिनर्स हैं, तो आप में से नंबर वन तो बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है। तो अब हम हर सेशन में तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो बहुत हैक्टिक होती है। काफी मेहनत करनी पड़ती है। आप कभी भी किसी भी मेंटोर के या एकेडमी से रिलेटेड अगर आपको कोई कहता है कि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में तैयारी आपकी हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता। 4 महीने में सीएसएस की तैयारी शायद हो जाए, लेकिन पीपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि शायद पब्लिक यानी कि जीके बेस्ड जो तैयारी होती है वन पेपर की, वो सीएसएस से भी ज्यादा टफ हो सकती है। अब आप लोग इस बात को सुन के बड़ा हैरान होंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसे चैलेंज कर रहे हैं। खैर, इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे। एक वक्त था, आज से 5 से 6 साल पहले या 4 साल पहले, आपको एक बुक मिलती थी पास पेपर की, इम्तियाज शाहिद साहब की। और वो बाइबल होती थी इस एग्जाम की। आप पढ़ना शुरू करते थे, आपको ये पता था कि इस बुक को अगर मैंने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो फिर मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, और ऐसा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कभी नहीं पढ़े। मिसाल के तौर पे, आप में से जिन लोगों की साइंस से बैकग्राउंड है उन्हें ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। बायो वाले हैं उनको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर वालों को बायो पढ़नी पड़ेगी। जोलॉजी यानी कि जोलॉजी बॉटनी भी पढ़नी पड़ेगी, मैं खुद पढ़ाता हूँ। और इसी तरह जिन लोगों की शुरू से लेके इंग्लिश खराब है उनको इंग्लिश बहुत डीपली पढ़नी पड़ेगी, अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी हर चीज को। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो भाई इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है ना। और अब एक एक सब्जेक्ट को इस तरह से लेके चलना पड़ेगा कि आप उसके हर एंगल से आपने उसको देखना है, तैयार करना है। हर एंगल से तैयार करना है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अब हमने देखें, एक तरफ ये था कि पहले हम क्लासेस लेते थे और उसमें सारा एक एक टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाता था। लेकिन अब हमने एक स्पेशल टेस्टिंग सेशन स्टार्ट किया है, और उसी की आज एक पहली क्लास भी है। उसमें क्या है कि हम एक एक टॉपिक को, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको ब्रॉड किया है, हमने अपने नोट्स बनाए हैं पास पेपर्स को भी ध्यान में रखते हुए। पास पेपर्स भी मेंशन किए हैं अपने नोट्स में। 2019 से लेकर 2025 तक के जो पास पेपर्स हैं उनको टॉपिक वाइज अरेंज करके फिर उनको उनको इलेबोरेट किया है, उनको बढ़ाया है। ठीक है। उससे रेलेवेंट और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर उसने नियरेस्ट गैलेक्सी पूछ ली है, तो और डिफरेंट टाइप्स की गैलेक्सीज भी हैं, वो भी देखें। तो हर चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको मैट्रिक वाली फिजिक्स केमिस्ट्री याद आ जाए। ठीक है ना, इतना हो। फिर जब आप इस प्रोसेस से गुजरोगे, देन आपकी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी कि हाँ भाई अब हम ठीक है, अब हमारी तैयारी है। क्लियर हो गई बात। तो हमने वो टेस्टिंग सेशन इस तरह से स्टार्ट किया, हम जनरल ब्रीफिंग देंगे आपको हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी सी, और फिर नोट्स शेयर करेंगे। उस नोट्स का जो टेस्ट होगा अगले दिन। ठीक है। मतलब अगले दिन जो भी पढ़ाया टेस्ट होगा, फिर टेस्ट डिस्कस होगा, रिजल्ट्स डिस्कस होंगे और सब कुछ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एवरीडे साइंस एक सब्जेक्ट है। ठीक है। कोई इसको एवरीडे साइंस कहता है, कोई जस्ट साइंस कह देता है, कोई जनरल साइंस कह देता है। तो उसका उसको मैंने डिफरेंट और जो बाकी सब्जेक्ट आते हैं एवरीडे साइंस में वहाँ तकसीम किया है। उसमें एस्ट्रोनॉमी है, बायो है, बायो को फिर फिजिक्स सॉरी बॉटनी और जोलॉजी में तकसीम मैं करता हूँ, क्योंकि दोनों ही बड़े सब्जेक्ट हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, उनको अलग करता हूँ। फिर जियोलॉजी, जियोमेट्री, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जियोमेट्री की तो बल्कि क्लास भी ली थी कल आई थिंक या परसों। तो वो क्लास भी, ज्योमेट्री का अलग, जियोलॉजी अलग, आप सोच भी नहीं सकते थे कभी ये भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जब आप इस प्रोसेस से गुजरोगे, तो आप यकीनन कुछ अलग टाइप के इंसान बन जाओगे, कि आपको फील होगा कि यार हमने जितना कुछ सीखा है तो वाकई मजा आया है। सीखना अब हमारी मजबूरी हो गई। एस्ट्रोनॉमी क्या है जी? एस्ट्रोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी है,
हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर बाहर जितना कुछ भी है, जो कुछ भी है, उसकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। 2022 में देखें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्टार्स, मून्स, प्लेनेट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज। अच्छा, एक एस्ट्रोनॉमी होती है, एक होती है एस्ट्रोलॉजी। जो हाथ देखते हैं ना, हाथ वगैरह, एस्ट्रोलॉजी तो आपके ऑप्शंस में आएगा एस्ट्रोलॉजी भी, ये याद रखना। एस्ट्रो जो है, एस्ट्रो ये जो वर्ड है ना, एस्ट्रो, इसका मतलब है स्टार। स्टार, एस्ट्रो मतलब स्टार। कि पता नहीं लैटिन होगा या ग्रीक। नोमी का मतलब भी इल्म है और लॉजी का मतलब भी इल्म है। दोनों का मतलब इल्म है। ओरिजिन इनकी नहीं मुझे पता, लेकिन वैसे ये इनके दोनों का मतलब इल्म है। शायद एक ग्रीक है एक लैटिन है, इस तरह से फर्क है। लेकिन आपने याद रखना है कि स्टार्स, गैलेक्सीज का जो नॉलेज है, जो स्टडी है, उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और हाथ की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अगर एसोसिएशन बनानी है तो यहाँ पे लोग का वर्ड आ रहा है, लोग। लोगों का जो इल्म है वो एस्ट्रोलॉजी है, और दूसरा जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें सितारों का इल्म है। ठीक हो गया बात? बिग बैंग, अच्छा बिग बैंग से स्टार्ट करेंगे जी, एक वक्त है। अब इसको इस्लामी तौर पे नहीं माना जाता, लेकिन जॉर्ज लेमेटर की एक थ्योरी है कि जी, जिस वो क्रिएटर ने, जो हमारा रब है, उसने इतनी खूबसूरती के साथ इस यूनिवर्स को अरेंज किया है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। और उसने इतने इंटरकनेक्टेड असबाब बनाए हैं कि अगर बारिश होनी है तो भाई बादल जरूरी है, अगर बारिश होनी है तो फिर बादल जरूरी हैं। ठीक है, अगर बारिश होनी है तो फिर बादल जरूरी हैं। और बादलों के लिए जरूरी है कि यहाँ पर एयर प्रेशर का डिफरेंस आए। एयर प्रेशर के डिफरेंस के लिए जरूरी है कि चांद चांद जो है वो अपनी कशिश की वजह से समंदर के अंदर लहरें पैदा करे। तो हर चीज इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि साइंस कहती है तो सारा खुद ब खुद हो रहा है, इसमें क्या आप क्रिएटर को दरमियान में ले आए हो। और 1308 बिलियन साल पहले एक ये सब एक बहुत बड़े बॉल की सूरत में यकजा था, इकट्ठा था। फिर एक धमाका होता है किसी भी वजह से, और ये सब कुछ बिखर जाता है। आप इनसे पूछें कि वो बिखर के इतना प्रिसाइजली अरेंज कैसे हो गया। आप यकीन करें कि चांद हमारी हमारी जमीन का एक सैटेलाइट है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। आप चांद को हटा दो जमीन के पास से, जमीन के मदार में से चांद को हटा दो, जमीन कहीं की कहीं चली जाएगी। वो एक इतना बड़ा सैटेलाइट उस बैलेंस को बनाने के लिए उस क्रिएटर ने ऐड किया हुआ है। तो इतना प्रिसाइजली कैसे ऐड हो गया भाई? तो खैर, ये एक अलग बात है। तो बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन पहले, ये ईयर्स पहले, ये एक क्वेश्चन आता है। अब उससे गैलेक्सीज बन गई, जो कि कुछ स्पिरल हैं, कुछ इलिप्टिकल हैं, कुछ रेगुलर हैं। ठीक है, करीब 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। अब एक गैलेक्सीज में भी अरबों सितारे हैं, एक गैलेक्सीज में भी अरबों सितारे हैं। और गैलेक्सीज कितनी है? 200 बिलियन, या 200 लाख भी नहीं, 200 करोड़ भी नहीं। मुझे तो शक होता है पता नहीं कैसे इन्होंने बिलियंस का अंदाजा लगा लिया। कैसे कुछ, बहरहाल आखिर उन्होंने कोई साइंटिफिक बेस बनाई होगी। लेकिन ये एक एस्टिमेट है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमें याद करने पड़ेंगे। System of millions and billions of stars held together by the gravitational attraction between gases and dust। वो स्टार्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स मेंटेन रखती है उन मदारों को, जिसमें एक सितारा दूसरे सितारे से खास डिस्टेंस पे रहता है। जिसमें स्मॉलेस्ट गैलेक्सी यूनिवर्स की है सेग टू डवार्फ गैलेक्सी। डवार्फ का बजाते खुद मतलब क्या है? छोटा। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है, बोना कहते हैं डवार्फ, बोना। तो ये बोनी गैलेक्सी है, छोटी गैलेक्सी है। इसमें, ठीक है, ये किसने सर्वे किया था? स्लॉन डिजिटल स्काई सर्वे ने। इसमें 1000 जो स्टार्स हैं, जस्ट अंदाजन। और डार्क मैटर है जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है।
1000 स्टार्स है से एक टू डॉर्फ गैलेक्सीज में। ठीक है, फिर स्पिरल गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें 100 से 400 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। अगर 100 बिलियन भी हो तो इसका मतलब खरबों अरबों खरबों सितारे हैं। ठीक है जी। तो ये मिल्की वे है। इतनी बड़ी मिल्की वे में हम कहाँ, हमारी हमारा सोलर सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पे ये सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम है। और हम कहाँ होंगे मिसाल के तौर पे एक छोटे से डॉट की सूरत में, हम मतलब हमारी जमीन। और फिर उस जमीन में मैं, मेरी और आपकी कितनी हैसियत है, कितनी औकात है, और इस पूरे यूनिवर्स से के कंपैरिजन में हमारी क्या औकात है, इस चीज का आप अंदाजा लगाएं। ये एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे नजदीकी एंड्रोमीडा है। तो एंड्रोमीडा, अगर मैं इसको यही कह के चला जाऊंगा, ध्यान से समझिएगा कि मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करता, जस्ट मैं आपको चीजों को याद करने का तरीका सिखाता हूँ। बस यही मेरा काम है, यही मेरी खासियत है। और मेरी ऐसी कोई कोई ऐसी खास बात मैं नहीं करूंगा जो कि आपको ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको न्यू दे रहा हूँ। एंड्रोमीडा जिसने पास पेपर पढ़े होंगे सबको पता होगा एंड्रोमीडा। नहीं तो बुक लोगे, बुक में पढ़ो। नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से जो वेबसाइट्स हैं, टेस्ट पॉइंट पे जाओगे, मिल जाएगा एंड्रोमीडा के बारे में। तो जी मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है ये मैं आपको बताता जाता हूँ। मैं आपको जस्ट पढ़ने का तरीका बताता हूँ। जब मैं पढ़ा करता था आज से 5 साल पहले, तो मतलब अपनी तैयारी के लिए, तो फिर हमारा क्या होता था, मैं इसको कभी भी एंड्रोमीडा नियरेस्ट गैलेक्सी है मिल्की वे से कभी ऐसे गुजर के नहीं जाता था। मैं क्या कहता था, मैं कहता था यार ये जो मिल्क है ना, मिल्क, इस मिल्क को किसी काम लेकर आते हैं। कैसे जी, अंडों का हलवा बनाते हैं, अंडा, अंडों का हलवा, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा भी होना चाहिए, वैसे बेसन का हलवा बने और उसके अंदर अंडे डले और मिल्क डले तो आउट क्लास हलवा बनता है। लेकिन मैं बेसन की जगह क्या डालूंगा, मैदा। अब मैं मैदा डालूंगा, मैदे के अंदर अंडा डालूंगा, अंडे के अंदर थोड़ा सा दूध डालूंगा, उसको 5 मिनट फ्राई करेंगे, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, किशमिश और बादाम भी डालेंगे, तो हमारा हलवा कैसा बन जाएगा। मुंह में पानी आया कि नहीं आया? यस या नो? यस सर। जब मुंह में पानी आ जाए तो समझ लो आप सक्सेसफुल हो गए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मुंह में पानी आ जाए इस तरह की इमेजिनेशन से, तो समझ लो कि आप कामयाब हो रहे हो। कैसे? ध्यान से समझेगा जो मैं बात कहने लगा हूँ। इससे पूरा मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, वैसे अभी तक डिलीवर नहीं किया किसी को। इमेजिनेशन, आपका जो दिमाग है वो कौन सी चीजों को याद रखता है और कौन सी चीजों को भूल जाता है, आपने कभी सोचा है? आपने कभी सोचा है कि आपको बचपन में आपकी किसी ने बेइज्जती की अभी तक याद है? कोई वो खाला आती थी आपको 500 रुपए दे जाती थी, या चाचू आपको ले गए थे आइसक्रीम खिला के लाए थे, वो आपको याद रहता है। लेकिन आप कोई जीके के एमसीक्यूज भूल जाते हैं। रीजन, रीजन है जी इमोशंस। इमोशंस और मेमोरी का डायरेक्ट ताल्लुक है। आपके जहां पर इमोशंस लग गए, यही वजह है कि हम जब टिकटॉक देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो हम हमारा वहां से हटने को दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमारे इमोशंस को टच कर रहे होते हैं वो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो नॉर्थ अमेरिका का मैप, उसके क्या इमोशंस हैं भाई? आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, ठीक है, एनर्शिया पढ़ रहे हो, वेलोसिटी पढ़ रहे हो, कोई इमोशंस ही नहीं आते। तो जिस दिन आपने अपनी स्टडी के साथ इमोशंस को जोड़ना सीख लिया, उस दिन आपके लिए स्टडी एक सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट हो गई। और जिस दिन स्टडी आपके लिए सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट हो जाएगी, थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा एसोसिएशंस बनाने में, लेकिन आप यकीन करें कि आप एवरेज स्टूडेंट से बाहर निकल आओगे।
क्योंकि हर चीज आपके दिमाग में ऐसे घूमेगी जिस तरह से रिश्तेदारों की बुराइयां दिमाग में घूमती हैं। फलाने ये किया था, फलाने वो किया था। ओके जी। अब आते हैं हम डार्क मैटर। डार्क मैटर, एक होता है डार्क मैटर, एक होता है ब्लैक होल। ठीक है, डार्क मैटर क्या है? एक रैंडम मटेरियल है, रैंडम मैटर है। ठीक है, रैंडम मैटर है। डार्क मैटर हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ इनविजिबल मैटर, एक इनविजिबल मैटर है दैट एक्सट्रैक्ट ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑन लाइट एंड ऑर्डिनरी मैटर। आप मतलब कोई भी वो जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो घूम रहे हैं कहाँ पर, यूनिवर्स में, और देखते हैं कि यार ये छोटी छोटी सी, ये जो हमारे को बहुत बड़े, छोटे या बड़े पत्थर टाइप एक जगह पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको अब सियारचा कह लें, शाहाब साकिब कह लें। वो मूव कर रहे हैं किसी जगह पे, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। वो गौर करते हैं तो एक बहुत बड़ा को फिजिकल पॉइंट नजर आता है जिसकी तरफ वो दौड़ रहे हैं। अगर तो वो फिजिकल पॉइंट नजर आ रहा है तो हम कह देंगे ब्लैक होल है। लेकिन अगर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वहां पर उसकी तरफ मूवमेंट हो रही है, वो अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को, तो फिर हम कहते हैं कि ये डार्क मैटर है। ठीक है, ये डार्क मैटर है। फिर हम इस तरह से इसको कह देते हैं, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रहा, ये इनविजिबल मैटर है। और ये ज्यादातर पॉइंट यही होता है, ब्लैक होल इतने नहीं होते, ग्रेविटेशन डार्क मैटर बड़ा ज्यादा होता है जो अट्रैक्ट कर रहा है चीजों को। वो है क्या पता नहीं है। ठीक है, ब्लैक होल जिसको कार्ल कार्ल सकवर्स चाइल्ड ने इन्वेंट किया था। कॉस्मिक बॉडी है जो इंटेंस ग्रेविटी है, जिस मैंने अभी आपको बताया। इवन उसमें से लाइट भी बाहर नहीं आती। देखो, डार्क बनता ही तब है जब लाइट भी बाहर ना आए। ठीक है, लाइट अगर बाहर आ गई तो वो तो डार्क ना हुआ ना। डार्क का मतलब है कि हमें नजर नहीं आ रहा। नजर कब नहीं आता? जिसके पास लाइट नहीं आ रही, या लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही। तो लाइट तो बेबहा है यूनिवर्स में, लेकिन इसमें जो जाती है तो गायब हो जाती है, वो पता नहीं क्या है। Usually cannot be observed directly, but they can be observed by the effects of their enormous gravitational field। बस हम ये देख सकते हैं, हर चीज जो इसकी तरफ जाती है जिसको खींच के खा जाता है। नहीं जानते क्या है। ओके, अब एक चीज समझें, क्या मैं यहाँ से आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊं, या अभी यहाँ पे कोई चीज है जो जरूरी है, या रुकना चाहिए एक कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए? बरमुदा ट्रायंगल ब्लैक होल नहीं है जी। बरमुदा ट्रायंगल ऐसी बात नहीं है। बरमुदा ट्रायंगल एक डिफरेंट चीज है, वो इतनी सीवियर नहीं है। ठीक है, वहां पर समंदर की बहुत ज्यादा कशिश है, उसकी वजह से वो बहरी बेड़े गायब हो जाते हैं। बाकी वो वीडियोस बनाने वालों ने ज्यादा एक्सेजरेट किया है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर मैं आगे चला गया, मुझे ये चाइल्ड साहब याद नहीं रहेंगे। मुझे ये याद नहीं रहेंगे चाइल्ड के ब्लैक होल। अगर मुझे याद ही नहीं रहता तो क्या मेरा पढ़ने का फायदा है? अगर मुझे याद नहीं रहता तो क्या पढ़ने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो भाई मैं 10 बंदों के नाम पढ़ लूं, क्या उससे कहीं ज्यादा बेहतर नहीं है कि एक बंदा याद कर लूं कि ब्लैक होल को किसने डिस्कवर किया था? ठीक है ना? तो सोचो कि मैं ब्लैक होल को इस चाइल्ड के साथ कैसे कैसे कनेक्ट करूंगा। इसको ब्रेक करते हैं। वार है इसके अंदर, इसके अंदर सच है, और इसके अंदर अर्ज है, अर्ज भी है, चाइल्ड भी है, कार्ल भी है, यानी कि कार है, कार, कार्ल नहीं कार, इन सब के अंदर। और इसके साथ यहाँ पे है ब्लैक होल। सोचिए, एक बच्चा जो कार चला रहा है, एक बच्चा जो कार चला रहा है, तो उसने क्या करना है जी? उसको अंधेरे के अंदर, ब्लैक ब्लैक मतलब अंधेरा, उसको अंधेरे के अंदर कोई सुराख अगर सड़क पे है तो क्या नजर आएगा? नहीं, तो वो कार अपनी उस खड्डे के अंदर जाके गिरा देगा। यस या नो?
बच्चे ने चूंकि कार चोरी की थी, इसलिए क्या हुआ कि आके उसने घर में सच सच बता दिया कि ऐसा हुआ था। और घर में एक जंग मच गई, एक वार मच गई। कैसे जी? अब्बू पिटाई करने लगे बच्चे की, अम्मी ने बचा लिया। तो फिर अम्मी और अब्बू की वार शुरू हो गई। मजा आया कि नहीं आया? ये मैंने फिल्म बदी बनाया आपके सामने। मैंने सोचा नहीं था कि मैं हर क्लास में नया ही बना जाता हूँ। मकसद क्या है जी? मकसद क्या है? मकसद है थोड़ी सी देर, जहां पर आपने 1 मिनट में 10 एमसीक्यूज को पढ़ लिया, वहां पे मैंने 1 मिनट में एक एमसीक्यूज को ब्रेक करके कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर दी है। अपनी क्रिएटिविटी मैंने ऐड की है, आप अपनी ऐड करोगे। इधर आपने अपनी क्रिएटिविटी ऐड की है, इधर आपको एमसीक्यूज ऐसे तैयार हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। कभी नहीं भूलेगा। इस तरह की एसोसिएशंस, आप यकीन करें, आप क्या आपके लिए एक इंजॉयमेंट बन जाएगी। जब आप ये ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा बनाएंगे, आपके लिए ये इंजॉयमेंट बन जाएगी। जब इंजॉयमेंट बन जाएगी तो आप थकोगे नहीं। लोग कहते हैं कि यार 45 मिनट पढ़ने के बाद रेस्ट करना चाहिए। यार आपको 45 मिनट पढ़ो ही ऐसा कि वो आपको रेस्ट लगे कि यही तो मेरा रेस्ट था, ये मैंने रेस्ट किया था भाई। काम तो वो है जो मैं आपके साथ गुजारूंगा। थकावट तो वो है जो मेरी आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ जो टाइम गुजरे वो थकावट है। और जो बुक के साथ गुजरे वो इंटरटेनमेंट है, वो एंजॉयमेंट है। आप हर वक्त हर कदम अपनी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे हो, जो आपको ऑफिसर बनाने के लिए है। इस सोच की खुशी, आपकी अपनी क्रिएटिविटी की खुशी, जो आपको भर दे अंदर से। इंजॉय। मजा ना आ जाए? आगे चलते हैं। ब्लैक होल exerts such massive force that its escape velocity is very high due to। क्यों जी? वो कहता है कि इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज वेरी हाई। कि एस्केप वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी वहां से एस्केप होने के लिए। तो क्या वजह है जी? ब्लैक होल का साइज बहुत बड़ा है, स्मॉल साइज है, या हाई डेंसिटी है? कोई भी नहीं है। वजह क्या है जी? ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। उसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, कि एस्केप का तो चांस ही नहीं बनता ना, इसलिए एस्केप होता ही नहीं है वहां से। नेक्स्ट है जी, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स कौन सा है? हाइड्रोजन। ज्यादातर पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस वजह से हाइड्रोजन बम फट रहे हैं वहां पर। ठीक है, फ्यूजन और फिशन रिएक्शन हो रहा है। सेकंड मोस्ट है हीलियम। ये आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। हीलियम हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हीलियम में। ठीक है, ये आपस में कन्वर्ट हो रहते हैं। फिशन और फियन रिएक्शन होता रहता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिलिशियल बॉडीज देखते हैं जी। सबसे पहले स्टार है। ठीक है, गैलेक्सीज किसकी बनी होती है? इन सब चीजों की बनी होती हैं। प्लैनेट्स हैं, जिस तरह मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, मेटियोर या शूटिंग स्टार्स है, मेट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड है, या कॉमेट्स है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा ब्रीफ देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखें पास पेपर में जो आया हुआ है 2022 में। जाइजेंटिक क्लाउड्स कंटेन्स डस्ट एंड गैस इन स्पेस कॉल्ड। जी, कोई मुझे बताएगा इसका राइट आंसर क्या है? Gigantic clouds contains dust and gas in space called। All of these. all of these। all of these कैसे भाई? all of these कैसे कह सकते हैं आप? क्या आपको इसके ऑप्शन सेम नजर आ रहे हैं? अगर आप गैलेक्सी कहते हो तो मिल्की वे भी तो गैलेक्सी है। और अगर आप मिल्की वे कहते हो तो गैलेक्सी, मिल्की वे खुद एक गैलेक्सी है। मेरे ख्याल से बुक में इसका लगा हुआ है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मैं नहीं समझता कि राइट आंसर है। जाइजेंटिक क्लाउड्स, कॉमेट जो है वो क्लाउड नहीं है, कॉमेट एक बॉडी है। ठीक है, ये तो आपका से आंसर। बहुत सारे कमेंट मिलकर क्लाउड बन जाते हैं ना। सॉरी? से बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मिलकर क्लाउड बन जाते हैं, जाइजेंटिक क्लाउड बन जाते हैं ना। तो बहुत सारे कमेंट तो नहीं मिले हुए ना यहाँ पे।
यहाँ तो हम एक कॉमेट की बात कर रहे हैं। इसलिए तो सर ये ऑल ऑफ दीज नहीं आ जाएंगे। नहीं नहीं, ऑल ऑफ दीज, नहीं मेरी बात सुने ना। कॉमेट बहुत सारे नहीं मिले हुए ऑप्शन में, सिर्फ एक कॉमेट है। और एक कॉमेट जस्ट एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है कॉमेट तो। एक स्टार है, एक दुमदार तारा है। जाइजेंटिक क्लाउड, आप वर्ड पे गौर करें। जाइजेंटिक क्लाउड, इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है। तो कॉमेट। इसलिए तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, आप कह सकते हो ऑल ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर सकता है। आपने जहां भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपने कुछ रिसर्च भी की होगी, और बुक में भी ऑल ऑफ दीज ही लगा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि जाइजेंटिक का जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है, और ये क्लाउड्स की बात हो रही है। आपका एक जो मैं कमेंट है, वो एक क्लाउड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जिस तरह आपने कहा कि वो झुरमट है कमेंट का, वो क्लाउड बन जाता है। वो झुरमट की बात तो नहीं हो रही ना, एक कॉमेट की बात हो रही है। कॉमेट्स भी नहीं लिखा हुआ इस पे कॉमेट्स भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक कॉमेट लिखा हुआ है। तो ये मैं नहीं समझता कि कॉमेट आप उसको जस्टिफाई करोगे कि जाइजेंटिक क्लाउड में। ठीक है, अब आते हैं नीचे इसका राइट आंसर। यहाँ पर अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे बी और सी में। अब बी और सी की जब बात करेंगे, तो यहाँ पे देखें सिर्फ मिल्की वे लगाते हैं तो वो एक गैलेक्सी है। और जब हम इसको फिर जनरलाइज कर दें तो बेहतर नहीं, इसको जनरलाइज करने के गैलेक्सी। गैलेक्सी वो एक जाइजेंटिक क्लाउड है जिसमें डस्ट भी है, जिसमें गैस भी है, और स्पेस। तो आप इसका बी जो आंसर है वो मेरे नजदीक जो है वो राइट है। बाकी अब आपके डिफरेंट पॉइंट हो सकता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। ओके, एस्ट्रॉइड क्या होता है जी? एक स्टार लाइक बॉडी है, सियारचा। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिटेल किसने भेजी है? अकरामुल्ला ने। चलिए, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च कर लेना, कोई बात नहीं। एस्ट्रॉइड एक स्टार लाइक बॉडी है, सियारचा। सियारचा है, स्टार नहीं है। मेट्रॉइड शहाबिया है। ठीक है, उर्दू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, उर्दू में उनको हम वर्ड से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कॉमेट्स दुमदार तारे हैं, मेट्योर ब्रोकन स्टार हैं, शहाब साकिब है। ठीक है, इफ अ मेट्रॉइड एंटर्स, ये मैं जस्ट एक ऐसे नाम पढ़े हैं, उर्दू में डिटेल पढ़ेंगे तो समझ आएगी। इफ अ मेट्रॉइड एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वेपोराइजेस, इट बिकम्स अ मेटियोर। जब मेट्रॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में आता है तो वो मेटियोर बन जाता है, और उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ये एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, सो शूटिंग स्टार कहते हैं। एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है। एस्टेरॉइड एक बहुत बड़ी बॉडी है, स्टार से छोटी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बॉडी है इन कंपैरिजन टू मेट्रॉइड। उससे छोटे छोटे से पीस ऐसे टूट जाते हैं तो वो मेट्रॉइड कहलाते हैं। एस्ट्रॉइड बड़ा होता है। एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड। ठीक है, ये आंसर इसका गलत है, बुक में यही है। स्टार, स्टार एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी लाइट होती है। ठीक है, स्टार एक ऐसी बॉडी है जिसकी अपनी लाइट होती है, दैट कॉजेज इट टू रिफ्लेक्ट द लाइट इंडिपेंडेंटली। अपनी लाइट होती है क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन होते हैं। जबकि प्लेनेट वो सिलिशियल बॉडी है जिसके अंदर अपनी लाइट नहीं होती। ठीक है, इसमें फिशन और फ्यूजन रिएक्शन नहीं होते। और स्टार्स की लाइट से यहाँ पर पहुंचती है, एक्सटर्नल लाइट यहाँ पर पहुंचती है जिसको जस्ट रिफ्लेक्ट करता है। ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर में आई हुई है। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। लाइट ईयर। ठीक है, आप में से कोई बताएगा मुझे लाइट ईयर से वर्ड से आपको क्या लग रहा है कि क्या है? तो ये स्पीड को मेंशन करता है। जी, स्पीड को। स्पीड को करता है कि कितनी स्पीड में एक लाइट डिस्टेंस कवर करती है फ्रॉम सन टू अर्थ। हाँ, तो ये स्पीड को नहीं, ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए है। ये एक यूनिट है जिससे जिससे डिस्टेंस डिस्टेंस मेजर होता है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेरी गुड, शाबाश। तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। एक डिस्टेंस है, इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम
एक वैक्यूम में ट्रेवल करती है कितने जी, 365 दिन में या एक साल में, एक जविलियन ईयर में। एक साल लाइट ट्रेवल करती रहे, एक साल लाइट ट्रेवल करती रहे, 365 दिन मुसलसल लाइट ट्रेवल करती रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो एक लाइट ईयर बन जाता है। कैसे? और वो 365 दिन जब लाइट ट्रेवल करती है तो टोटल डिस्टेंस बनता कितना है जी, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कहें कि जनाब हमारा एक सितारा फला, एक ये जमीन, ये सूरज सितारा फला सितारे से एक लाइट ईयर के फासले पे है। जिस तरह हम कहते हैं ना 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर है जी, तो आप क्या कहेंगे, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। अब जीरो लगा लगा के थक जाएंगे, आप उसको समराइज करके कहेंगे एक लाइट ईयर दूर है। अब वो 0.5 लाइट ईयर भी हो सकता है, 0.3 लाइट ईयर भी हो सकता है, 0.03 लाइट ईयर भी हो सकता है। इस तरह से भी उसको मैनेज कर लेते हैं ताकि जीरो जीरो कम हो जाए। क्लियर होगी बात? ये लाइट ईयर है। यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स, जब जो बहुत बड़े डिस्टेंस मेजर करने हो तो लाइट ईयर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सल डिस्टेंसेस के लिए और यूनिट भी यूज होते हैं, ठीक है, और यूनिट भी यूज होते हैं, जिस तरह स्टीलर माइल है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक, सेंटीमीटर तो नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार। अब यहां पे भी ध्यान से समझिएगा, बुक में ये आंसर है। अब करने को तो कर सकते हैं लाइट ईयर भी, क्योंकि भाई आप 0 पॉइंट इतने इतने पे ले आए, लेकिन जब आप प्लेनेट और स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि ये कम होता है। लाइट ईयर बहुत बड़ा, इसकी डेफिनेशन में यही है कि ये एक ऐसा यूनिट है जो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस मेजर करता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को देखें तो यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। अब बिटवीन प्लैनेट्स तो हम यूज कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, बिटवीन प्लैनेट्स जब बात आए तो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही यूज करोगे। लेकिन स्टार, अब देखे ध्यान से समझिएगा, स्टार्स और प्लैनेट में यहां पे कंफ्यूजन है। ये सन है, अब इसके सबसे नजदीक सितारा कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है? ठीक है, मरकरी, मार्स, नहीं, हाँ, मरकरी। अब यहाँ पे मरकरी है, इसका डिस्टेंस कम है, लेकिन एक यहाँ पर है जी जुपिटर, सैटर्न दूर है, इनके डिस्टेंस यहाँ पर है। तो जब हम सैटर्न का मेजर करते हैं डिस्टेंस तो फिर लाइट ईयर में कर लेते हैं, लेकिन जब हम मरकरी का करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कर लेते हैं। समझ आई कि बात गई? तो कर सकते हैं। तो बहरहाल इसका लाइट ईयर भी आंसर ठीक हो सकता है, क्योंकि अब हम वैसे है इसमें वंस अगेन कंफ्यूजन कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज करेंगे लाइट ईयर, तो लाइट ईयर कर लें जी, ठीक है। अगर इसमें बुक में भी लाइट ईयर दिया हुआ है तो आप लाइट ईयर ही कर लें, अदरवाइज दोनों यूनिट यूज होते हैं। लेकिन जब यहां पर प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस हो फिर आपने याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द राइट आंसर, ठीक है। प्लेनेट टू प्लेनेट की बात हो तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। क्या है जी? सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार, हमें एक तारा आसमान पे नजर आता है जो चमकदार है, बहुत ज्यादा चमकदार है, उसको हम क्या कहते हैं? सीरियस जी। कोई बनाएगा कि इसको याद कैसे करें? अब ऐसे गुजर जाएंगे तो ये याद रहना चाहिए कि सीरियस जो है वो ब्राइटेस्ट स्टार है। आप ब्राइट का क्या मतलब है जी? गुल रविश, ब्राइट का क्या मतलब है इधर? नहीं, कोई बताएगा ब्राइट का क्या मतलब है? मतलब जो रोशन होता है ज्यादा, उसे कहा जाता है अच्छा, ब्राइट। इसके अलावा भी कोई होता है ब्राइट? उसको भी तो कहते हैं, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको ब्राइट नहीं कहते? जी जी। तो जो अच्छा स्टूडेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट है, तो आपको नहीं लगता वो स्टडी के लिहाज से सीरियस है, तभी तो उसको ब्राइट कहते हैं ना? वो सीरियस है जी जी स्टडी के जिसकी लिहाज से परफॉर्मेंस, जी। जी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। हाँ जी, तो जो ब्राइट स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, क्या वो सीरियस नहीं होता? तो आप ब्राइट को जी सीरियस से बिल्कुल। कनेक्ट कनेक्ट कर लें बस।
अब ये आपको भूलेगा नहीं कभी भी। इस तरह से चीज, हर चीज को इस तरह से कनेक्ट करके लेके चलें। फिर अदरवाइज क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं 1 महीना पढ़, 2 महीना पढ़ रहे हैं, 1 महीना, 15 दिन का गैप आ गया, आपने रिवाइज नहीं की, चीजें भूल जाती हैं। अच्छा, क्लास एंड हो जाए तो आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। ठीक है, हमारी थोड़ी सी क्लास रह रह गई होगी, तो वो हम एंड करेंगे, तो आपने सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। अब आते हैं जी, मून द नेचुरल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट, एक मून जो है वो नेक्स्ट सैटेलाइट है। उससे पहले हम सैटेलाइट की डेफिनेशन देखते हैं। हर वो चीज, हर वो सिलिशियल बॉडी जो किसी दूसरी बॉडी के गिर्द घूम रही है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। जो जिस तरह चांद है, जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो वो सैटेलाइट है। जमीन बजाते खुद भी सैटेलाइट है, क्योंकि वो सितारे के गिर्द घूम रही है, इसलिए वो भी सैटेलाइट है ना? मजेदार बात, जमीन खुद भी सैटेलाइट है। द मून इज अ प्लेनेटरी मास ऑब्जेक्ट विद अ डिफरेंशिएटेड रॉक। एक रॉक की बॉडी है जो जमीन के गिर्द घूम रही है। अ सैटेलाइट, वो मून भी हो सकता है, वो प्लेनेट भी हो सकता है, प्लेनेट भी हो सकता है,